वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की, जो अभी 16 तारीख को पेपर हुआ है। 16 तारीख को पेपर हुआ है। जैसे अब इसके घबराइएगा मत कि आपकी यूनिवर्सिटी का, किसी यूनिवर्सिटी का हुआ है, वहां से मेरे पास पेपर आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास ये पेपर सेंड करा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर जो है आपकी आंसर की उपलब्ध करवा दी जाए यूट्यूब पर। सबको एक एक करके, ए का बी, बी का सी, 3 का 3, मतलब इस प्रकार से बताते बताते एकदम से परेशान हो गए थे। तो हमने सोचा नहीं, इस पे जो है वीडियो बना दें, उसी में 100 प्रश्नों को जितने भी आपके पेपर में आए थे उसको सॉल्व कर दूं। तो कल ही शायद या परसों, कल या परसों कभी पेपर हुआ, मुझे इतना ध्यान भी नहीं। मैं इस समय जो है पूरे लगन से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ बस आप लोगों के पीछे। ठीक, जैसा कि हमने कल लाइव आए थे तो बताए भी थे, आप लोगों के समक्ष आए थे तो एकदम से दुबले पतले भी ज़्यादा हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय फर्स्ट पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाने होंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लोगों में इस प्रकार के चीज़ें शामिल हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी हर एक का पेपर होता है। मतलब अधिकतर यूनिवर्सिटियां 90% से ऊपर की यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिसमें यही जो है सिलेबस चलता है सोशियोलॉजी में। हिंदी में थोड़ा इधर उधर होता है। ठीक है, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सेम ही रहते हैं। ठीक, अधिकतर मैं इस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं कमेंट में। तो 100 प्रश्नों को आज के वीडियो में हल देखेंगे पूरा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले 2018 का पेपर हमने सॉल्व करवाया, 2019 का पेपर भी सॉल्व है, लेकिन फिर से मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि उसमें जो है आपको सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही सारी चीज़ें। तो या फिर अगर आप उससे मैनेज कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सोशियोलॉजी के सारे पेपर आपके अपलोडेड हैं, ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, यहाँ से आप देख लेंगे उन सारी वीडियोस को। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 का हुआ है, 2021 का हुआ है, अभी हमें नहीं पता। हो सकता 2021 का तो अभी होगा नहीं, 2020 से वाला जो पढ़ा रहा होगा वही पेपर हमारे ख्याल से होगा, हुआ है ये। ठीक है, पेपर आया, लेकिन पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर की यूनिवर्सिटियों में पेपर ऐसे आते रहते हैं। और अभी ये इस पेपर को देखिएगा, उसके बाद में आप हमारे पिछले ही वीडियोस को देख लीजिएगा, मॉडल पेपर या फिर जो हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, उनमें देखिएगा आधे ज़्यादा प्रश्न इसी से मिलेंगे, आधे ज़्यादा प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको। ठीक, तो बहुत हल्का आता है, ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन हाँ लगभग 20 प्रश्न ऐसे दिए होंगे जो कि आपको आपके सर से आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगे। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, पहला प्रश्न पूछा गया था कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है। कौन नहीं जानता इसको? कौन नहीं जानता इस प्रश्न को? कौन नहीं जानता कमेंट करें। जो भाई जो नहीं जानते हो समाजशास्त्र पढ़ना छोड़ दो। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? कॉम्ट है, यानी अगस्त कॉम्टे। कब खोज की थी? 1838 ईस्वी में करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। फ्रांस के थे ये। ठीक, फ्रांस के थे। तो पूछा आता है प्रश्न की सर्वप्रथम समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो फ्रांस में हुई। भारत में कब हुई? 1914 ईस्वी में। किस यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हुआ? बंबई यूनिवर्सिटी से। उत्तर प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक, इतने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इनको। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, समाजशास्त्र के विज्ञान मतलब समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित करा? तो किसने विभाजित करा भैया? अगस्त कॉम्टे ने ही विभाजित करा है। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन इसमें डी। तो पहले का आपका जो है बी करेक्ट है, फिर इसमें भी आपका डी करेक्ट है, यानी अगस्त कॉम्ट ने। ठीक, जिसका भी पेपर है उसने 2 प्रश्न सही कर लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, इसमें सीक्वेंस से प्रश्न आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं सीक्वेंस से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को प्रकट किया था भैया? तो 42 में, 1838 में किया था, हमने अभी भी बताया 1838 में। ये ऐसे प्रश्न है जो रिपीटेड हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो दुनिया की नहीं, भारत की, दुनिया मतलब भारत में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी और दुनिया की मैं बात करूं तो वहां पे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीए वगैरह में। आज अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स वहां पे चल रहा है, डिग्री हो रही है, तो वहां पर भी सोशियोलॉजी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको चिंता नहीं करने की, यूनिवर्सिटी हमारी ये है, हमारी वो है, इस पे आपको जो है दिमाग पे थोड़ा भी प्रेशर नहीं करना है। बस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी से संबंधित है। मैं बार बार ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए कि ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। पेपर नहीं सॉल्व करवा रहे हैं हम, ये सोचिए ये इंपॉर्टेंट कितने हैं प्रश्न। एग्जामिनर जब किन्हीं प्रश्नों को छांट कर रखता है तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो बस आप लोग इसको ध्यान में रख करके वीडियो को देखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, अभी कल ही की परीक्षा हुई है।
अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लो भैया, इतना सहज सहज शब्द पूछ रहा। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? कौन नहीं जानता भैया, लैटिन और ग्रीक भाषा से। लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से सोसियस, दूसरा कौन सा? लोगस। ग्रीक भाषा से सोसियस का मतलब क्या होता है? समाज। ठीक है, उसका लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना या विज्ञान। ठीक, समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र का जो समाज का जो अध्ययन करता है वही है। समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल। किसने कहा? मैकाइवर और पेज ने कहा। बस ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। बस ऐसे 10-20 जो 4-6-10 वीडियो हमारे पड़े हैं ना, इनको देख लेंगे, उड़ा देंगे चुटकियों में। सोशियोलॉजी मतलब कुछ एकदम से ऐसे हवा हो जाएगा। बस यही है कि आप लोग देखते नहीं वीडियो ना, बस देख लीजिए सही तरीके से। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न था आपके ऊपर लेवल का था, मतलब ये आपके समझ में उतना नहीं जाएगा। पांचवा प्रश्न था कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा, जो है पहला मतलब दिया है प्रत्यक्षवाद, तत्व मीमांसनीय, धर्मशास्त्रीय। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए अवस्थाओं के उदय होने का सही क्रम मतलब सबसे पहले कौन सा? तो इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो आया है, सबसे पहले जो आया है यानी चौथा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है। सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहले धर्मशास्त्रीय अवधारणा आई, उसके बाद में प्रत्यक्षवाद आया, उसके बाद में तत्व मीमांसा, मतलब उसमें ज्यादा उसकी विवेचना होने लगी, मीमांसा होने लगी। तो ध्यान रखेंगे इसका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं किया होगा, बहुत बिल्कुल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ तुक्का लगा दीजिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये प्रश्न आपके लेवल का नहीं था, उसमें लेवल का था, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़े होंगे तो लेवल का था। ठीक, आगे देखिए छठवां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई भैया? तो ये यहाँ पर इन्होंने गलत लगा दिया। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी आप लगाइए, ऑप्शन इसका ए। अगला देखते हैं, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? फ्रांस में। ठीक, सही है इनका। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिधानों का विज्ञान है? तो किसके अनुसार है? तो किसके अनुसार है भैया? दुर्खीम महोदय के अनुसार। किसके अनुसार है? दुर्खीम महोदय के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा जाएगा। ठीक, कि ये वाला सामूहिक, किसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है? ठीक, दुर्खीम ने कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने समाज शास्त्र में सुई जेनरिस मतलब स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी? तो किसने दी भैया? ये भी प्रश्न आपका जो है हमने बहुत ढूंढा इसको, लेकिन ये मिला नहीं। हालांकि इनमें से अगर मैं बात करूं तो कौन दे सकते हैं भैया? तो इनमें से कौन दे सकते हैं? नया नाम कार्ल मार्क्स को हमने पढ़ा, इमानुएल दुर्खीम को पढ़ा, मैक्स वेबर को पढ़ा। इनमें से नहीं, देखिए एरिक फार्म हो सकते हैं। ठीक, आपके, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पे बिल्कुल भी। आप जो है तटस्थ मत रहिएगा, मतलब इसको आप एकदम सही मत मानिएगा। तो 9वां प्रश्न आप लोग इसमें कंफ्यूजन में रख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न देता है कि जो पता नहीं होता किसी को, क्योंकि वो पूरक प्रश्न होते हैं कि 100 में 100 नंबर बच्चा ना पा जाए, इसलिए प्रश्न देते हैं। ठीक, पूरक प्रश्न हर एक परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भैया? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके हैं दुर्खीम महोदय, इमानुएल दुर्खीम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि समाज शास्त्र निम्नलिखित में से किसके व्यवस्था मतलब किसने व्यवस्थापन का अध्ययन माना है? ठीक है, तो किसने माना व्यवस्थापन का अध्ययन सिस्टमेटिकली? किसने माना है? तो किसने माना भैया? उपरोक्त तो सभी ने माना। किसने? उपरोक्त सभी, मतलब किसमें समाजशास्त्र की व्यवस्था में कौन सा अध्ययन किया था? पूछा गया प्रश्न। एक मिनट देख लें, हम इसको बढ़ाकर, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। समाज शास्त्र निम्नलिखित में से किसके व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? लिखा है समाज शास्त्र अध्ययन करता है, सामाजिक संबंध करता है, मानव समूह समूह सबका तो करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं 12वां, देखते हैं 12वां प्रश्न आपका है। ये देखिए, भारत में सर्वप्रथम निम्न से किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? बम्बई विश्वविद्यालय, मुंबई में। ठीक, अगला देखते हैं, समाज शास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं या कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा भैया? ये कथन कहा है ब्रांस एवं बेकर ने। किसने कहा? ब्रांस एवं बेकर। और अन्य विज्ञानों की जननी नहीं बल्कि बहन है, ये भी प्रश्न इन्होंने मतलब ये भी कथन इन्होंने कहा था। तो इसी प्रश्न जो है कथन को 2-3-4 बार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला दिया है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र निम्न में से समान रूप से अध्ययन करता है? तो समान रूप से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है, किसका करता है? जनजातीय समूह का नहीं करता, आपका गलत है। ये करता है किसका? तो ये करता है जो है पारिवारिक परंपराओं का। पारिवारिक जो परंपराएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, परिवार के अंतर्गत जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि जैसे जो परिवार में सारी चीजें हैं, मतलब
कम समय में यानी कम साधन की उपयोगिता करके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, तो पारिवारिक संस्थाओं के अंतर्गत, पारिवारिक परंपराओं के अंतर्गत आता है। तो अर्थशास्त्र इसका भी अध्ययन करता है और उसका भी अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका 15वां दिया है। 15वां दिया है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल कथन किसने कहा? मैकाइबर पेज। आगे देखिए, सबको पता होगा। अगला देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस है। कौन है? किंग्सले डेविस। ठीक, तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। किसने कहा है ये भी जो है आप लोगों को शायद पता होगा किसने कहा है भैया। तो किसने कहा है? 17 नंबर प्रश्न किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा। किसने कहा? किंग्सले डेविस ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है। तो जो है लघु समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है भैया? तो इसमें जो है देखिए, लघुता, आत्मनिर्भरता, सजातीयता, सब है, उपलब्धि सभी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखिए। अगला है 19 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? तो कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं? ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है, समुदाय में क्या होता है, आप स्वतः ही उसके सदस्य होते हैं। समिति में सदस्य बनाया जाता है, जब चाहें तो समिति की सदस्यता आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, सामुदायिक भावना के अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। तो सामुदायिक भावना के अभिव्यक्ति में शामिल कौन नहीं है? तो सामुदायिक स्वार्थ की भावना जो होती है शामिल नहीं। स्वार्थ की भावना, ठीक है, स्वार्थ की भावना है इसमें, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 21 नंबर, एक सामाजिक संस्था होती है। तो एक सामाजिक संस्था कैसी होती है? सामाजिक संस्था जो होती है मूर्त व्यवस्था होती है, सॉरी अमूर्त होती है। ठीक है, सामाजिक संस्था क्या होती है? अमूर्त होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हम किसके सदस्य नहीं होते? तो एक जो है विद्वान ने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। तो समय जो है हम किसके सदस्य नहीं होते हैं? तो हम समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, सी करेक्ट है, यानी समितियों के सदस्य हम नहीं होते। मतलब होते हैं, मतलब समितियों बनते हैं, हम होते नहीं है। ठीक है, उसको बनाया बनाया था, समिति को बनाते हैं हम। ठीक, कि इसमें दिया है समुदाय, संस्था, ये सारे, तो इसके सदस्य हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन समितियों के सदस्य नहीं होते। आगे देखते हैं। एक मिनट, हमने इसमें क्या बता दिया? उल्टा होगा शायद इसमें। ठीक है, उसमें उल्टा होगा थोड़ा सा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते। ठीक है, हम संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, समितियों के सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या प्रश्न पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से हम किसके सदस्य नहीं होते? तो हम किसके सदस्य नहीं होते हैं? हम पहले जान लीजिए सदस्य किसके होते हैं। तो हम समुदाय के सदस्य होते हैं, सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं। तो और मैकाइबर और पेज जी ने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हम समितियों के भी सदस्य हैं, लेकिन संस्थाओं के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। थोड़ा उसमें दिमाग में थोड़ा मतलब इधर उधर का हो गया था। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है भैया, किसने दी है? तो इसको दिया है गॉफमैन ने। किसने दिया है? गॉफमैन ने दिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है आपका, गॉफमैन ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो कौन समिति नहीं भैया? तो समिति कौन नहीं है? गांव जो होता है एक समिति नहीं है। ठीक है, गांव जो है इसमें एक समिति नहीं है। ठीक, कॉलेज, समाज सुधार संगठन, राजनीतिक दल, ये सब समितियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? अगला प्रश्न पूछा गया कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषता हो सामाजिक उपकरण, सामाजिक उपकरण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, तो संस्था की विशेषता यही नहीं है कि सुस्पष्ट उद्देश्य, अस्थायी प्रकृति और संस्था का एक प्रतीक होता है अपना। ठीक है, जैसे कोई संस्था होती है, कोई इंस्टीट्यूट होता है, तो उसका अपना प्रतीक होता है, लोगो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो होता है। ठीक है, ये प्रतीक तो प्रतीक होता है। ठीक, सुस्पष्ट उद्देश्य की क्या करना संस्था को, अस्थायी प्रकृति होती, कभी भी संस्था खत्म हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखें। अगला देखते हैं। समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है? तो समनर ने किस पुस्तक में स्पष्ट किया भैया? तो इसने अपने फोक बेज पुस्तक में स्पष्ट किया है, फोक बेज। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति का उदाहरण नहीं है? तो कौन एक समिति का उदाहरण नहीं है भैया? निगतो विश्वविद्यालय, परिवार, सरकार। तो समिति का एक उदाहरण नहीं है। समिति का जो उदाहरण नहीं है, परिवार जो है एक समिति का उदाहरण नहीं है। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखिए। भूमिका की एक व्याख्या यह है कि, भूमिका की क्या व्याख्या है? भूमिका की यह व्याख्या है, ऑप्शन इसका है कि परिस्थिति का एक गयात्मक पहलू होता है। ऑप्शन इसका
ए करेक्ट है। आगे प्रश्न देखिए 29 नंबर, रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। देखिए ये भी पूरक जो है प्रश्न की श्रेणी में आता है। आपका 29 नंबर रुग्ण अवधारणा, इसमें जो है आपके लिंटन ने भी दिया था, फिचर ने भी दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है इसका ये पूरक प्रश्न है। तो रुग्ण जो है जो ये थी भूमिका, इसकी अवधारणा में आपके लिंटन फीचर ये सब तो आते हैं, गूगल वगैरह हमने सब किया, लेकिन उसमें मिल नहीं रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 30वां नंबर दिया था कि पति शब्द का किसका सूचक होता है। तो पति जो होता है किसका सूचक होता है भैया, पति जो होता है वो भूमिका निर्वाहन का सूचक होता है, नहीं भूमिका निर्वाह का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर, परिस्थिति का अभिप्राय क्या होता है। परिस्थिति का अभिप्राय क्या होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी सामाजिक पद और कार्य दोनों। ठीक है, ऑप्शन इसका डी है। अगला देखते हैं 32 नंबर दिया था, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। प्रदत्त मतलब जो आपको प्राप्त हुई हैं, मतलब आप जन्म से ही आपको मिल गई, लेकिन अर्जित परिस्थिति होती है जो अपने बल से आप कमा लिए होते हैं, मतलब अपने आप उसको अर्जित किए होते हैं। ठीक, तो इसमें से देखिए कौन नहीं प्रदत्त परिस्थिति का आधार। तो लिंग जो होता है वो आधार है, मतलब कि आप जन्म से कैसे हैं, मतलब लड़का है लड़की हैं। ठीक, साथ ही साथ आयु नातेदारी, इससे जो होता है, लेकिन प्राविधिक जो योग्यता होती है ये आप खुद प्राप्त करते हैं, यानी अर्जित परिस्थिति है। ठीक, तो यही अर्जित सॉरी क्या पूछा गया यहाँ पे, एक मिनट प्रश्न पढ़ने दीजिए फिर से। बी वाला, ठीक है, बी वाला सही, प्राविधिक योग्यता ये क्या होती है, अर्जित परिस्थिति होती है, लेकिन यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति पूछा। तो प्रदत्त परिस्थिति में लिंग, आयु, नातेदारी, ठीक है, इस सबसे, धर्म से, इससे जाति, ये क्या होती है, इससे शब्द होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदत्त परिस्थिति, मतलब निम्न में से किस प्रदत्त परिस्थिति नहीं आता, कौन मतलब इसमें से प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है आप ऑप्शन ने दिया है विद्यार्थी, बी दिया है महिला, सी दिया शूद्र, डी दिया ब्राह्मण। तो आप जन्म से जो होते हैं क्या होते हैं, जन्म से आप जैसे जन्म लिए ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण है, शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र हो जाएंगे, और महिला मतलब लिंग के आधार पर भेद होगा, यानी महिला हो गई आप। तो क्या हो गया इसमें, बी सी डी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो निम्न में से किस प्रदत्त परिस्थिति मतलब नहीं कहा जा सकता। तो प्रदत्त परिस्थिति किसको नहीं कहा जाएगा, विद्यार्थी को, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो विद्या अध्ययन के बाद विद्यार्थी होता है, तो वो खुद प्राप्त करता है उसको। ठीक, तो इसका ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है। तो निम्नांकित में कौन समूह को अभिव्यक्त करता है। तो कौन समूह को अभिव्यक्त करता है, किसी स्थान पर जमा लोगों वाले मतलब संकलन, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं करते हो। ऑप्शन इसका हमारे ख्याल से एकदम से बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा, लेकिन बी नहीं, उसमें समान विशेषताएं रखने वाले लोगों। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपको डी भी दिया है, उसमें दिया है उपयुक्त तो सभी। ठीक है, उसको हम ध्यान नहीं दिया, तो ये ज़्यादा क्लियर लग रहा था, वही हम सोच रहे थे कि नहीं ये भी तो होता है, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन में क्या दिया है, चूंकि पेपर हमारे पास था नहीं, पेपर जो है किसी ने भेजा है हमारे पास, तो कुल मिलाकर के समझिए ये किसी स्थान पर जमा लोग होते हैं, वो भी उनको भी संस्था कहते हैं, लेकिन कब कहेंगे उनको संस्था हम, जब क्या हो, जब उनके बीच में क्या होती है, एक दूसरे के प्रति लोग जानते हो, एक दूसरे को लोग क्या करते हो जानते हो, यानी उनके दोनों सभी सभी के बीच में सामाजिक संबंध थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये तीनों आपके सही हैं ऑप्शन, यानी ऊपर डी सभी ऑप्शन होगा। ठीक है, सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 35 नंबर, कि सामाजिक समूह को अंतः तथा बाह्य समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। तो किसने वर्गीकृत किया है, तो ये इन्होंने किसने किया है, तो किसने, समनर ने। ठीक है, ग्राह समनर ने किया। ऑप्शन इसका कौन सा, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्षैतिज समूह तथा उद्धत समूह का उदाहरण देने वाले समाजशास्त्री हैं। तो कौन है भैया, क्षैतिज मतलब होता है समतल, समतल कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, तो ये मिलर महोदय देते हैं। कौन देते हैं भैया, मिलर महोदय। ठीक है, 36 का ऑप्शन है। ठीक है, एक मिनट, मिलर आपके बी में है। ठीक है, मिलर होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो क्षैतिज और उद्धत समूह को वर्गीकृत किया है किसने, मिलर महोदय ने। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी अंतः समूह की विशेषता नहीं कहा जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसी अंतः समूह की विशेषता नहीं कहा जाएगा भैया, समूह कल्याण की भावना। समूह कल्याण मतलब पूरे से कल्याण नहीं करते अंतः समूह, केवल अपने, जैसे कि अभी मान लिया आप जा रहे हो रोड से, और जो है कि शहरों में अधिकतर ये हम देखते हैं कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर जो है कोई पड़ा है सड़क पे, तो आप कहेंगे ठीक है ये तो रोज का मैटर है, चले पड़े रहने दो। यदि अभी वहीं पे आपके रिलेटेड यानी आपके परिवार का कोई सदस्य पड़ा होगा, तो तुरंत आप जा करके उठाएंगे। मान लिया आपके परिवार के सदस्य कोई हो गिरा पड़ा हो, और आप जा रहे हो इससे, तो पहले तो ध्यान देंगे कि हटाओ कोई गिरा होगा,
लेकिन जैसे आपको पता चलता है तुरंत आपकी मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी, आप उठाएंगे उसको, क्योंकि आप अंतर समूह से संबंधित हैं। तो अंतर समूह के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंतर समूह वाले, अंतर मतलब होता है अंदर, अंतर मतलब होता है बाहर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, जो बाहर का कोई हो तो आपका मन तुरंत परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक समूह की क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से अंतः समूह की विशेषता नहीं है। छोटा आकार होता है, ठीक है, हम की भावना हितों में संघर्ष होता है, लेकिन जो समूह कल्याण की भावना होती है द्वितीयक समूह के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, यही नहीं होता इसमें। आगे देखते हैं, प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत करी है। तो CH कूले यानी चार्ल्स कूले ने प्रस्तुत करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न लगातार पूछा ही जा रहा है, इसको एकदम से रट लीजिए। चार्ल्स कूले ने, ठीक है, CH कूले इनका पूरा नाम मतलब शॉर्ट फॉर्म नाम है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है नीचे 39 नंबर, द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है। तो द्वितीयक समूहों में कैसी होती है, जो है संबंध वो औपचारिक संगत होते हैं। औपचारिक संबंध, औपचारिक मतलब कानूनी वाले नहीं, मतलब एक विधि संगत तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोग 40 नंबर, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूहों का उदाहरण नहीं है। तो कौन प्राथमिक संबंधों का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक संबंधों का, प्राथमिक मतलब समूहों के अंतर्गत आने वाले, तो प्राथमिक संबंधों का उदाहरण कौन नहीं है भैया, प्राथमिक संबंधों का उदाहरण कौन नहीं। देखिए इसके दो उत्तर हो सकते हैं, ये भी पूरक प्रश्न के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगर इसको समूह की दृष्टि से देखेंगे तो एक उत्तर यहाँ पे ये निकल सकता है, जैसे पिता जो होता है उसके 3-4 पुत्र हो तो सभी को क्या करेगा, ये वो देखेगा बराबर भाव से, ठीक, सब में से मतलब उसको सभी को बराबर देखेगा। साथ ही साथ जो गुरु और शिष्य होंगे तो उनका संबंध भी इसी तरीके से होता है कि जो गुरु होते हैं सभी शिष्यों को समान भाव से देखते हैं। साथ ही साथ जो मालिक होता है वो अपने मजदूरों को समान भाव से देखता है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा आपका बी ऑप्शन, पति और पत्नी, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है तो ये क्या है, प्राथमिक संबंध है, मतलब प्राथमिक संबंध करें जो है मतलब सिंगल चीजें हैं, ठीक। और एक तरीके से इसमें मालिक और मजदूर होगा, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध प्रगाढ़ होता है, पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ होता है और गुरु शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन ये बात यहाँ पे पैदा कर रही है कि इसका होगा तो कौन सा होगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के इसको आप जो है हमारे ख्याल से अगर मारना हो तो पति पत्नी लगाइएगा कि ये ज़्यादा सही रहेगा, पति पत्नी, ठीक है, ऑप्शन इसका बी। हालांकि अब लगा आए होंगे, अब देखिएगा जो है वो लोग करते हैं ऐसे 5-6 प्रश्न को ऐसे कर देते हैं ताकि जो है पूरा नंबर ना मिले किसी को, उससे कम ही रहे, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर आपका प्रश्न है मित्रों, तो जिसमें कंफ्यूजन होता है मैं तुरंत आपको बता दूंगा, उसमें सस्पेंस नहीं, जो मैं बताता हूँ एकदम तो क्लियर बताऊंगा, और जो नहीं बताना होगा उसको बता दूंगा कि इसमें सस्पेंस है भाई, इसको देख लीजिएगा आप लोग भी, कहीं मिलता है तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर आपको दिया है, संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना सर्वप्रथम किसने करी। तो सर्वप्रथम किसने करी भैया, सर्वप्रथम किसने करी है, किसकी, प्रत्यय समूह, संदर्भ समूह प्रत्यय, संदर्भ समूह प्रत्यय मर्टन, इसमें ऑप्शन में दिया है मर्टन महोदय ने करी है, ठीक है। किसने करी, मर्टन महोदय ने करी। किसने दिया है इसको, तो विवेचना इसमें करी है, ठीक। पूछा है यहाँ पे विवेचना सर्वप्रथम किसने करी, ध्यान रखेंगे। संदर्भ समूह प्रत्यय की सबसे पहले व्याख्या किसने करी, मतलब किसने दिया है सिद्धांत, वो तो हाईमैन ने दिया है, लेकिन उसकी विवेचना करी, विवेचना मतलब क्या, उसको विस्तार से बताया है, फिर उसमें जो कमियां रह गई उसको पूरा किया है, वो किसने किया है, मर्टन ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका मर्टन होगा। ऑप्शन में आपको हाईमैन दिया भी, हाईमैन दिया है ना, हाईमैन दिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो यहाँ पे हाईमैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मर्टन होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि हाईमैन ने दिया था, इन्होंने विवेचना करी है इसकी, मर्टन ने। आगे देखते हैं, परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो परिवार क्या है, परिवार जो होता है प्राथमिक समूह होता है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट था, 43 का 42 का एक करेक्ट था। आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, ये देखिए, संदर्भ समूह का सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। संदर्भ समूह का जो सिद्धांत है 43 में, वो किस में आधारित है, तुलनात्मक अभाव बोध, तुलनात्मक अभाव बोध, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो किसने कहा है भैया, हर्ष कोबिस्ट ने कहा। इस कई बार मैं प्रश्नों को बता चुका हूँ, अधिकतर प्रश्नों को हमने बताया, कुछ ऐसे प्रश्न है जो नहीं बताया था, बाकी अधिकतर प्रश्नों को बताया है, ठीक। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के भेद को किसने स्पष्ट किया। तो किसने स्पष्ट किया, भौतिक और अभौतिक संस्कृति को किसने स्पष्ट किया भैया। 45 नंबर देखिए फटाफट आप लोग, 45 बी ऑप्शन होगा, यानी आगबर्न, आगबर्न ने, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मित्रों को, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को, आगबर्न ने ही किया है, ठीक है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला अगला देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न है आपका,
47 नंबर प्रश्न है कि मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? टायलर महोदय। ठीक, टायलर महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है सांस्कृतिक तत्व, एलिमेंट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न की संस्कृति का सभ्यता में मुख्य परिवर्तन है। संस्कृति का जो सभ्यता में मुख्य परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है मित्रों? तो वो कुल मिला करके, अब इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हमको भी लग रहा है, लेकिन हाँ, इसमें संस्कृति क्या होती है और जो है ये क्या होता है, सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता जो होती है उसको क्या करते हैं, संस्कृति का जो होता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए संस्कृति, अभी ध्यान आ गया, संस्कृति वह है जिसे क्या होता है, हमने अर्जित किया है। ठीक है, संस्कृति की वजह से कि भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति में क्या, जैसे आप मोबाइल से पढ़ रहे, मोबाइल लैपटॉप वगैरह ये सब क्या है, भौतिक संस्कृति है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हमने क्या किया है, भौतिक संस्कृति हुआ है जिसे हमने अर्जित करा है, इसको हमने अर्जित करा है। तथा सभ्यता हुआ है जिसे अर्जित करने की हम, सभ्यता जो होता है वो बड़ा भाग होता है, लेकिन संस्कृति जो होती है उसका एक छोटा भाग होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर आ गया है। संस्कृति किसके द्वारा निर्मित होती? तो संस्कृति किसके द्वारा निर्मित होती भैया? मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। मनुष्य बनाते हैं भौतिक संस्कृति। लैपटॉप कौन बनाया? भगवान बना के भेजे थे? नहीं भेजे थे ना, तो कौन भेजा है? मनुष्य ने भेजा। अगला देखते हैं, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण, इस पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह है। बहुत बार पूछा गया। ठीक है, 2018 में पूछा गया था, 19 में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के भौतिक पक्ष होते हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष कौन कौन से होते हैं भैया? संस्कृति के भौतिक पक्ष देखिए कौन कौन से होते हैं। 52 नंबर, संस्कृति के भौतिक पक्ष जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। अगला प्रश्न है कि सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भैया? इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? सोरोकिन है। कौन है भैया? तो इस पुस्तक के आपके लेखक हैं सोरोकिन, पिट्रिम सोरोकिन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना निम्नलिखित में किसके बीच में अंतर? सांस्कृतिक विलंबना निम्नलिखित में से किसके बीच में अंतर है? यानी एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियों के मध्य या फिर विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियों के मध्य, किसी समाज के भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो 54 का सी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आप, 55 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। 55 नंबर की क्या दिया है? 55 नंबर प्रश्न आपका कि प्रिमिटिव कल्चर किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक है, ये किसने लिखी है भैया? तो किसने लिखी? इसको टायलर महोदय ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी चलती है? सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ये प्रौढ़ावस्था तक चलती है, और हो सकता है ये आजीवन भी चले, लेकिन प्रौढ़ावस्था ज़्यादा सही है, क्योंकि सामाजिकरण जो होता है वो एक निश्चित समय तक होता है। तो प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। जब तक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था होता है, मेच्योर हो जाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर, आत्मदर्पण की अवधारणा किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा आता है। कौन? आत्मदर्पण की अवधारणा। तो आप आत्मदर्पण दर्शन किसने दिया भैया? किसने दिया? कूले महोदय, चार्ल्स कूले ने दिया। ठीक है, किसने दिया है? चार्ल्स कूले महोदय ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मदर्शन दर्शन मतलब आप आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत है। आत्मदर्पण मतलब होता है अपनी आत्मा, मतलब अपने अंदर की चीजों को देख लें, मतलब कि ऐसे जैसे आप एक गन्ना तोड़ने जा रहे हैं, तो पड़ोसी के खेत है, तो उसमें आप जा रहे हैं तोड़ने, तो पहले आपको डर लगता है ये कि जो है अभी गन्ना तोड़ेंगे तो क्या होगा, गन्ना तोड़ेंगे तो पड़ोसी आएगा 2 सोटा मारेगा। अब ये आप मन में सोच रहे हैं, तो ये आपको कौन सोचवा रहा? तो यही होता सिद्धांत, इसी के सिद्धांत कहते हैं, मतलब आत्मदर्पण दर्शन। यानी दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा। आत्म मतलब अपनी आत्मा, तो आत्मा का शीशा आपके मन के जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं के सामने आ जाता है कि भैया ये चीज गलत कर रहे हो या चीज सही कर रहे हो। ठीक, ये है आत्मदर्पण दर्शन। कौन, किसने किया है इसको? कूले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा? 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के स्व का विकास करता है। व्यक्ति के स्व का विकास मतलब व्यक्ति को विकास करता है, व्यक्ति के डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति के स्व का विकास, यानी स्व मतलब आत्मा, आत्मा का विकास होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आत्मा का विकास मतलब बुद्धि, ये सब चीजों का विकास होता है उसके।
अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत तरीके से आपको घुमाया है, लेकिन बिल्कुल कि आपको नहीं करना कि आत्मसातकरण या पुनर्विवेकीकरण, ये सब नहीं होता, समाजीकरण होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 60वां नंबर, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सबसे पहले योगदान परिवार का होता है छोटे बच्चे का विकास करने में। आगे देखते हैं हम 61 नंबर, कि जब हम अपराधियों का पुनरावास करके उनके आचरणों को बदलते हैं तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सुधारात्मक समाजीकरण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का अभी क्या है? अभिकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? तो भैया कौन नहीं है अभिकरण? क्रीड़ा समूह जो होता है वो नहीं है। क्रीड़ा समूह इसमें एक ऑप्शन दिया होगा सी में। ठीक है, जबकि परिवार, पुरस्कार, इन सभी के द्वारा समाजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीड़ा समूह और पड़ोस दिया है, तो पड़ोस का भी हाथ होता है व्यक्ति के मतलब बच्चे का समाजीकरण करने में, साथ ही साथ परिवार का भी हाथ होता है और विद्यालय का भी हाथ होता है, लेकिन क्रीड़ा समूह का थोड़ा कम हाथ होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्रीड़ा समूह होगा। ठीक है, क्रीड़ा समूह मतलब होता ही नहीं उसका ज्यादा हाथ, कहाँ बच्चा छोटे पे जाता है क्रीड़ा समूह में। अगला देखते हैं 63 नंबर प्रश्न है कि किसने विकास की 3 अवस्थाओं इड, ईगो और सुपर ईगो को प्रस्तुत करा है? किसने करा है? तो किसने करा भैया? मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न आपका कौन सा सही होगा? फ्रायड महोदय ने। क्या किसने किया? फ्रायड महोदय ने। इसमें दिया है देखो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला देखते हैं 64 नंबर, द्वितीयक समूह को शीत जगत नाम किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, तो पीएच लैंडिस। किसने दिया है? पीएच लैंडिस, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं हम 65 नंबर प्रश्न देखिए कि जॉनसन ने समाजीकरण के कितने स्तरों का उल्लेख करा है? तो कितने जो है स्तरों का उल्लेख करा है किसने? जॉनसन महोदय ने भैया। तो कितने का करा है इन्होंने? जॉनसन महोदय ने 4 का करा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया है? तो सबसे पहले किसने किया था? रॉस महोदय ने किया था। किसने किया था भैया? रॉस महोदय ने, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? 67 नंबर प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? आदर्शात्मक अनुपालन, अनुशास्त्री मतलब अनुशक्ति का प्रयोग। आगे देखते हैं अगला, समाजीकरण, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो रूपों का उल्लेख किया है? तो कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो रूपों का प्रयोग किया है? ठीक है, कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो रूपों का प्रयोग करा है? तो किन दो रूपों का प्रयोग करा भैया? औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। साथ ही साथ मैं और बता दूं, साथ ही साथ और बता दूं, चेतन ने जो है मतलब चेतन और अचेतन मन, ठीक है, चेतन और अचेतन कूले ने किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूछे तो मैनहाइम ने किया है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक पूछे तो किसने किया है? किम्बल यंग ने करा है। ठीक है, संगठित एवं उसका पूछे सामंजस्य का तो किसने करा है इसको? मोर ने करा है या फिर गुरुबिच ने करा है। ठीक है, सत्तावादी या लोकतंत्रात्मक पूछे तो आप किसने करा है? लेपियर ने करा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ये प्रश्न पूछता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है? अनौपचारिक नियंत्रण के कौन साधन है भैया? राज्य और सरकार औपचारिक है, यानी कानून वगैरह, कानून और शिक्षा औपचारिक है, जो है पुलिस और आता था औपचारिक है, लेकिन प्रथा और परंपरा जो है अनौपचारिक है। ठीक है, यानी जितने भी समाज के अंग होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। आगे 70 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 70 नंबर प्रश्न आपका है क्या है भैया? क्या है 70 नंबर प्रश्न आपका? देखिए, वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा होता है? तो शक्तिशाली साधन कौन सा होता है सब वर्तमान समय में? कानून होता है, कानून के द्वारा कंट्रोल करा जाता है समाज पे। ठीक है, सबसे ज्यादा इस समय। आगे देखते हैं 71 नंबर, किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत करा है किसके? तो हमने क्या बताया था अभी, किम्बल यंग ने कैसे करा है? तो किम्बल यंग ने भैया करा है, किम्बल यंग ने किस पर करा है? सकारात्मक और नकारात्मक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न क्या है? 72 नंबर आपका है कि परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण कहलाता है, तो प्राथमिक नियंत्रण कहलाता है, शुरुआत में वहीं पे होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर की, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने करा भैया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने क्या बताया था? मैनहाइम ने करा। किसने करा? कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन इसमें सी दिया है, कार्ल मतलब के मैनहाइम, इनका नाम है कार्ल मैनहाइम। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा इसको? 1902 में कूले ने लिखा, ऑप्शन इसका सी है, ए। ठीक, ए ऑप्शन कूले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 75 नंबर दिया है कि सत्तावादी और लोकतंत्रात्मक नियंत्रण को किसने वर्गीकृत, हमने क्या बताया था अभी, सत्तावादी को क्या बताया था भैया, सत्तावादी वगैरह को हमने क्या बताया था, हमने बताया था लेपियर, सत्तावादी और लोकतंत्रात्मक तरीके से लेपियर, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण को बताया। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, तो लेपियर इसमें दिख रहा है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं अनौपचारिक क्या संबंधित है, तो अनौपचारिक अनुशस्ति से क्या संबंधित है भैया, ए दिया है चिढ़ना, बी दिया है उपवास करना, ठीक है, सी दिया है परिवार के सदस्यों के मित्र अनुमोदन शक्ति, इस ऊपर सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, मैं बार बार बताता हूँ किसी चीज़ में जब ऐसी चीज़ें हो कि मतलब इसमें सम्मिलित है या इसकी विशेषताएं या इसकी महत्व, ठीक है, या फिर इस सिद्धांत का समर्थन किसने करा है, तो ऊपर डी अगर दिया हो उसमें तो वही सही होता है। ये प्रश्न जान बूझ करके देते हैं कि बच्चे जो है थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएं तो कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर यहीं पे नीचे दिया, समाज साथ में शामिल समाज साथ में सस्ती से बोध होता है, तो समाज साथ में सस्ती से बोध होता है मित्रों अनुमोदन का, ठीक है, अनुमोदन, ठीक, ध्यान रखेंगे अनुमोदन ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन डी में आपको अनुमोदन यहाँ पे मिल गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण जिसके द्वारा होता है वह है, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण किसके द्वारा होता है, सामाजिक मूल्यों का जो अंतरीकरण होता है वो सामाजिकरण के द्वारा होता है, यानी सामाजिकरण के द्वारा हम सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने दी थी, तो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने दी थी, राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन इसका सी। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया मित्रों, कि सामाजिक प्रतिमान है, सामाजिक प्रतिमान क्या है, वैज्ञानिक नियम होता है एक प्रकार से, ठीक है, वैज्ञानिक नियम होता है सामाजिक प्रतिमान, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, निम्न में से कौन एक सामाजिक मूल्य है, तो कौन एक सामाजिक मूल्य है निम्न में से भैया, कानून है या डॉक्टर द्वारा इलाज करना, ईमानदारी, तो ईमानदारी जो है सामाजिक मूल्य है, एक ऑप्शन इसका सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है, नहीं भैया, सामाजिक प्रतिमान कौन नहीं है, सामाजिक प्रतिमान जो है वो निषेध नहीं है, ठीक है, निषेध, निषेध जो था सामाजिक प्रतिमान नहीं है। वैसे हमें लग रहा है इसमें कन्फ्यूजन भी लग रहा है जादू और इसमें, क्योंकि जादू हमने समाज साथ में अभी तक पढ़ा नहीं, कहीं पे आया हो, तो जादू और निषेध, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये पूरक प्रश्न की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिए, स्तरीकरण की अवधारणा संबंधित है, स्तरीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, व्यवहार प्रतिमान से संबंधित है, किससे है, व्यवहार प्रतिमान से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार प्रतिमान से, ये देखिए 83 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण के मतलब स्तरीकरण की जो अवधारणा होती है किससे संबंधित होती है, स्तरीकरण की अवधारणा भैया, तो किससे है, व्यवहार प्रतिमान से। इन सभी पर वीडियो हमने बना दी है, ठीक है, लेक्चर बोर्ड पे समझाया है, BA करिकुलर यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं 84 नंबर, किस विचारक ने स्तरीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना का क्या किया है, विश्लेषण किया, तो भैया जहाँ पे वर्ग संघर्ष की बात करी जाए, समाज शास्त्र हो या कोनो भी विषय हो, अगर वहाँ पे अगर वर्ग संघर्ष की बात करी जा रही तो कार्ल मार्क्स जो होते हैं वही होते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा पूरी इसी पर आधारित है कि मतलब इन्होंने वर्ग संघर्ष को ज़्यादा दिया था, मतलब वर्ग संघर्ष के बारे में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ठीक, तो वर्ग संघर्ष अगर है तो कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति एक बंद है मजूमदार एवं मदान, इसको कितनी बार बताऊं मैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ओ सॉरी रुक जाओ, 85 की बात करूँ, 86, ठीक है। देखिए आपके सामने प्रश्न है 86 नंबर आ गया आपके सामने। अगर प्रश्न आपका है मित्रों, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, देखिए निम्नलिखित निम्न सिद्धांत में से मतलब क्या लिखा, अनिल टायली मतलब टायनबी, ये विद्वान है, ठीक है, इनका नमो ऐसे होता है इन लोगों का कि पढ़ नहीं मिलता सही से, तो इसमें कम दिखता भी है। तो अनिल टायलबी मतलब टायनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है, तो कौन सा सिद्धांत है भैया, सामयिक सिद्धांत तो हर्बर्ट स्पेंसर का है, सामयिक समझौते का सिद्धांत अलग है इनका, है ये नहीं, सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत इनका नहीं है, चुनौतियों में प्रस्तर का सिद्धांत इनका, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ना देखिएगा इनकी मैं बता रहा हूँ कि ये होगा, ये हो, ये तो वैसे हल करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, पहले देखिए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये है। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, इसको हमने पूरा चेक किया है, सब सही प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ। ठीक, अगला देखते हैं 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न है, बेबलन एक क्या है, 87 नंबर प्रश्न देखिए, बेबलन क्या है, एक तो सांस्कृतिक निर्धारक है, बेबलन क्या है, एक सांस्कृतिक निर्धारणवादी है। अगला देखते हैं 88 नंबर प्रश्न आपका दिया है, 88 नंबर दिया है आपका प्रश्न, 88 नंबर की सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया भैया, चलिए देख लेते हैं किसने किया है, तो हमारे ख्याल से इसको करा होगा अकबर ने, ठीक है,
इसको एकदम से कंफर्म नहीं है, ठीक है। हमने इसको ढूंढा, लेकिन आगबर्न जहाँ तक है कहीं कहीं पे हमको मिला, लेकिन ये बातें जो पूरी यहाँ पे लिखी हैं वो बातें पूरी उन पे लागू नहीं होती हैं, 1% बातें लागू होती हैं, तो यही करेक्ट होगा आपका आगबर्न। देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? 89 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसमें किस कारण से औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विद्वान सबसे, ठीक है, सामाजिक विधानों से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्धारण है, निर्णायक है? तो सामाजिक संरचना का निर्णायक कौन है भैया? सामाजिक संरचना का निर्णायक जो होता है परिस्थिति एवं भूमिका होती है, ठीक है। ये आपकी समाज में कैसी संरचना है, तो कौन करेगा? परिस्थिति एवं भूमिका, ऑप्शन डी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यही होगा। कौन सा पढ़ रहे थे हम? 88 89, हाँ ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये निम्न 88 कौन सा पढ़ रहे थे? हाँ ठीक है, 90 तक पढ़ लिए थे शायद हम, 90 तक पढ़ लिए थे। हाँ 91 90 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 91 देखिए, अगला प्रश्न 91 दिया था कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सामाजिक जो है संरचना का तत्व नहीं? ए दिया है संस्थाएं, बी दिया परिस्थिति भूमिका, सी दिया सामाजिक समूह, और डी दिया यातायात व्यवस्था। तो कौन नहीं है सामाजिक संरचना का जो है? यातायात व्यवस्था जो है यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा 91 का। अगला देखते हैं, अगला है 92 नंबर की सामाजिक संरचना का मूल आधार है। सामाजिक संरचना का मूल आधार क्या है भैया? सामाजिक संरचना का मूल आधार जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन में सामाजिक संबंध दिया है। मैकाइवर पेज को याद करिए, समाज सामाजिक मतलब समाज सामाजिक संबंधों का। 93 देखिए, सामाजिक संरचना मतलब अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भैया? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, देखिए यहाँ पे। अगला अपन देखते हैं 94 की मर्टन के अनुसार प्रकार क्या होते हैं? अनुकूलन में सहायक होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर, संरचना प्रकारिवाद जाना जाता है। तो संरचनात्मक प्रकारिवाद जाना जाता है व्यवस्था के सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सामाजिक प्रक्रिया इनमें से कौन सी होती है? संघर्ष, जननीति, कानून, प्रथा, कौन सी है? 96 नंबर आपका जो है, जो प्रथा होती है क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया होती है, प्रथा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अधोसंरचना और मतलब अधिसंरचना की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? तो कार्ल मार्क्स से। किससे है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि जीवों के विकास की भांति समाज का विकास हुआ है? समाज का सावयव सिद्धांत की दिया था किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। उसी में यह बात कही गई है, तो स्पेंसर, ठीक। किसने कहा इसको? स्पेंसर, हार्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न देखते हैं 99, माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके परेटो हैं। कौन है भैया? परेटो। ऑप्शन इसका आपका कौन सा होगा? डी, परेटो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? इनका बिल्कुल करेक्ट है, एलेक्स सिंक्लेस। ये मैं बार बार बताता, मतलब ये पुस्तकों के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई, उसमें हमने ये बातें बता दी थी, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न मित्रों खत्म हो गए। इसमें थोड़ा क्या था, इसमें देखते हो हमको थोड़ा बहुत नर्वस दिख रहे होगे। मतलब नर्वस मतलब क्या है कि मतलब थोड़ी तबीयत नहीं साथ दे रही है। उसके बाद में फिर जो है सुबह से मैं मेहनत कर रहा था इसी पर, और अब जा करके वीडियो तैयार हुई है, ठीक है। शाम के इस समय बज रहे हैं भैया कितने? शाम के बज रहे हैं 5:28, अब जा करके वीडियो बनी है। सुबह से अभी तक हमने इसी प्रकार कर रहे थे हम। फोटो वगैरह इसमें जो है ज़्यादा बहुत इधर उधर से बहुत इकट्ठा करनी पड़ी, इधर उधर बहुत सारी फ़ोटो थी, इसलिए आपको देर लगा इस वीडियो को समझाने में। नहीं तो मैं इसको 30 मिनट में समझा के आप चला जा गया होता, ठीक। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता था, लेकिन हाँ समय लग गया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन हाँ ये पेपर बना था भैया, हमने बहुत सारे पेपर देखे, लेकिन ये पेपर ठीक ठाक बनाया था। जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, कठिन बनाया था, मतलब एक प्रकार से कहते हैं हार्ड पेपर है ये, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। और अभी पेपर इससे पहले जो हुआ था 15 तारीख के, मतलब 16 के पहले, मतलब उस एक दिन पहले हुआ था, वो तो एकदम से हल हुआ था। उसको प्रश्न, हमको प्रश्न पत्र नहीं मिला, नहीं उसको आपके सामने रखते, कहते सर जी ये तो मतलब दिन से और ही सहज है। तो वो बहुत सहज था, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।